बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th बायोलॉजी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पार्ट 2 और अपने लेक्चर नंबर 3 में खुश आमदीद। देखिए, इससे पहले लेक्चर नंबर 12 में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पार्ट 1 में हम ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ चुके हैं और ब्रोंकाइटिस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर ब्रोंकाइटिस को भी देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 2 डिसऑर्डर्स, एम्फिसेमा एंड निमोनिया। तो पहले एम्फिसेमा को देखते हैं। एम्फिसेमा किसे कहते हैं? डिफिनेशन में लिखा हुआ है, सेवर टाइप ऑफ लंग डिजीज in which walls of alveoli are damaged due to extensive coughing। देखें, डेफिनेशन के शुरू में एक वर्ड आया है सेवर टाइप ऑफ लंग डिजीज, कि एक शदीद किस्म की लंग की बीमारी है। अब शदीद किस्म की कैसी है कि इसमें अल्वेलाई की वॉल्स डैमेज होती हैं, मीन्स अल्वेलाई डैमेज होती हैं इस बीमारी में। अब अल्वेलाई के डैमेज होने से ये बीमारी सेवर टाइप ऑफ लंग डिसीज कैसे बनती है? देखें, 2 चीज़ें हैं। उनमें पहली चीज़ ये है कि अल्वेलाई के बारे में कहा जाता है कि अल्वेलाई आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, कि अल्वेलाई लंग्स की फंक्शनल यूनिट हैं। मतलब लंग्स के जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस का दारोमदार अल्वेलाई पर है। इसलिए जब अल्वेलाई डैमेज होती है तो इनके डैमेज की वजह से जो लंग टिश्यूज़ होते हैं वो भी डैमेज होते हैं, और लंग टिश्यूज़ डैमेज होने की वजह से लंग्स अगर एक दफ़ा एक्सपेंड हो जाएं या रिलैक्स हो जाएं तो वो दोबारा एयर को पुश आउट करने के लिए कंट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे। इसलिए एम्फिसेमा ए सेवर टाइप ऑफ लंग डिजीज। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्स ऑफ अल्वेलाई आर डैमेज्ड। अल्वेलाई की वॉल्स में ब्लड कैपिलरीज होती हैं और यही वो जगह हैं, यही वो पार्ट्स है जहाँ पर रियल गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आकर अल्वेलाई में चला जाता है और अल्वेलाई की कैपिलरीज में जो ब्लड आता है, अल्वेलाई से ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर चला जाता है। तो रियल साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज आर वॉल्स ऑफ अल्वेलाई। तो जब अल्वेलाई की वॉल्स डिस्टर्ब होगी तो गैसियस एक्सचेंज यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला सही तरीके से नहीं हो सकेगा, और जब ये गैसियस एक्सचेंज सही तरीके से न हो तो इनसे ऊपर जो एयर पैसेजवेज के पार्ट्स हैं, ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स वगैरह, ये पार्ट्स भी कोलैप्स होंगे और इनके भी काम डिस्टर्ब हो जाएंगे और ये भी सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए एम्फिसेमा के बारे में ये कहना कि दिस इज सेवर टाइप ऑफ लंग डिजीज़ बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि लंग्स के फंक्शन, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी मुतासिर होती है, और जो रियल गैसियस एक्सचेंज होती है वो रियल गैसियस एक्सचेंज भी मुतासिर होती हैं। अब अल्वेलाई की वॉल्स डैमेज होती हैं, लेकिन क्यों डैमेज होती हैं? ड्यू टू एक्सटेंसिव कफिंग। बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ एक बंदे को खांसी लग जाए तो वो खांसी अल्वेलाई की वॉल्स को डैमेज करती है। अब ये एक्सटेंसिव कफिंग या एम्फिसेमा की बीमारी की काजेस क्या हैं, ये बीमारी क्यों पैदा होती है? इसकी सबसे पहली और जो लीडिंग रीज़न है वो है स्मोकिंग, कि स्मोकिंग के ज़रिए से एम्फिसेमा की बीमारी पैदा होगी। और दूसरी इसकी जो रीज़न है वो है एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन, और एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन में जाकर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन इसकी मेन रीज़न है। एम्फिसेमा के सिम्टम्स क्या हैं, यानी किन अलामात से हमें पता चलेगा कि कोई बंदा एम्फिसेमा की बीमारी का शिकार है? तो सबसे पहला सिम्टम इसके अंदर है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ का, सांस का शॉर्ट होना। सांस का शॉर्ट होने का मतलब यह है कि सांस डीप नहीं होगी
اور شارٹ ہونے کی وجہ سے سانس زیادہ تیزی کے ساتھ انہیلیشن اور ایکسہیلیشن کا پروسیس ہوگا۔ اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے، اب شارٹنیس آف بریتھ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ایک دفعہ لنگ ٹیشوز اگر ڈیمیج ہو جائیں تو وہ ہوا کو پش آؤٹ کرنے کے لیے کنٹریکٹ نہیں ہو سکیں گے۔ جب لنگ ٹیشوز کنٹریکٹ نہیں ہو سکیں گے تو ہوا باہر نکلے گی بھی کم مقدار میں۔ جب ہوا باہر کم مقدار میں نکلے گی تو اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ پیدا ہوتی ہے، اس کو زیادہ مقدار میں ایکسہیل کرنے کے لیے یہ انہیلیشن اور ایکسہیلیشن کا پروسیس تیزی سے ہوگا اور بہت شارٹ ٹائم میں ہوگا۔ اس لیے شارٹنیس آف بریتھ از اے سمپٹم آف ایمفیسیما۔ اور دوسرا سمپٹم اس کا کیا ہے؟ بلوئش کلر آف فیس اینڈ لپس ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف O2، کہ اگر گیشیس ایکسچینج نہ ہو یا لنگز کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کو پش آؤٹ کرنے کے لیے کنٹریکشن نہ ہو تو لازمی بات ہے باڈی میں آکسیجن کی کمی پیدا ہوگی، اور اس آکسیجن کی کمی سے فیس بھی نیلا ہو جائے گا اور لپس بھی نیلے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کفنگ ہے، کھانسی ہے، یا باڈی کے مختلف حصوں کے اندر ویکنس کا آنا، کمزوری کا آنا، یہ سب ایمفیسیما کے سمپٹمز ہیں۔ اب اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کو دیکھیں تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سیور ٹائپ آف لنگ ڈیزیز کیوں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں اس کی ٹریٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایمفیسیما کے ایفیکٹس آر irreversible، کہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں یہ irreversible ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کوئی ٹیشو ڈیمیج ہو جائے تو پرماننٹلی ڈیمیج ہوتی ہے، دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ایمفیسیما کے اندر اگر یہ سمپٹمز شو ہو جائیں تو یہ سوچ کر کہ اب یہ بیماری irreversible ہے، ایک مریض کو اس کی اسی حالت پر نہیں چھوڑا جا سکتا، بلکہ عارضی طور پر ان سمپٹم سے یا ان پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے عارضی طور پر ان چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی دوائیاں استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ میڈیسنز عارضی طور پر ان سمپٹم سے ریلیف کریں گی، لیکن پرماننٹلی وہ لنگ ٹیشوز کو یا الویولائی کی والز کو ٹھیک نہیں کر سکیں گی۔ اگر ایک دفعہ کوئی ایمفیسیما کا شکار ہو جائے تو ایمفیسیما کے زیادہ نقصانات سے بچنے کے لیے اس کی جو کازز ہیں، اگر ان کازز کو ایوائڈ کیا جائے، مطلب سموکنگ کو چھوڑا جائے یا کسی ایسے ماحول میں بندہ چلا جائے جہاں پر ایئر پالوشن کم ہو، تو جو نقصان ایک دفعہ ہوا ہے ان نقصانات کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، لیکن جو نقصان ہوا ہے وہ پھر irreversible ہوگا، وہ ٹیشوز دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد تیسرا ریسپائریٹری ڈس آرڈر ہمارے پاس ہے نیمونیا۔ تو نیمونیا کے بارے میں آتا ہے کہ اٹ از انفلیمیشن آف ایئر سیکس ان ون آر بوتھ لنگس، کہ یہ ایک لنگ کے ایئر سیکس یا دونوں لنگس کے ایئر سیکس کے اندر اگر انفلیمیشن ہو جائے تو اس کنڈیشن کو نام دیتے ہیں نیمونیا کا۔ انفلیمیشن کسے کہتے ہیں؟ باڈی کے کسی پارٹ کا ریڈ ہونا، گرم ہونا، یا اس کے اندر سوجن کا پیدا ہونا اور ساتھ میں پین فیل ہونا، ان ساری کریکٹرسٹکس کو ملا کر نام دیتے ہیں انفلیمیشن کا۔ کہ ایک لنگ کے اندر یا دونوں لنگز کے اندر اگر انفلیمیشن پیدا ہو جائے تو اس انفلیمیشن کو نام دیتے ہیں نیمونیا کا۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ون آر بوتھ لنگز، اس کا مطلب ہے نیمونیا ایک لنگ کو بھی متاثر کر سکتی ہے اور دونوں لنگز کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اب اگر نیمونیا سے ایک لنگ متاثر ہو جائے تو اسے کہیں گے سنگل نیمونیا، اور اگر نیمونیا سے دونوں لنگز کے ایئر سیکس متاثر ہو جائیں تو اس کو نام دیں گے ڈبل نیمونیا کا۔ اب نیمونیا کی کازز کیا ہیں؟
निमोनिया बैक्टीरिया से भी पैदा होता है, वायरस से भी पैदा होता है और फंजाई से भी पैदा होती है निमोनिया की बीमारी। इससे अल्वेओलाई मुतासिर कैसे होता है? देखिए, एक तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा होगी और दूसरा ये कि अल्वेओलाई पस से या पीप से भर जाएंगे। जब अल्वेओलाई पस से भर जाएंगे तो ये अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करने के काबिल नहीं रहेंगे। इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स में एक है शेकिंग चिल्स, बहुत ज़्यादा सर्दी लगना, जिस्म के ऊपर कपकपी तारी होना, और दूसरा सिम्टम क्या है? हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर का मतलब बहुत तेज़ बुखार होना, और अक्सर निमोनिया के अंदर बुखार होता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का। और इसके अलावा एक और सिम्टम है कफ विद स्प्यूटम, के ऐसी खांसी जिसमें स्प्यूटम या बलगम की प्रोडक्शन हो, वो खांसी भी इस निमोनिया के अंदर होगी। और वोमिटिंग का मतलब है उल्टी आना या क़े करना। और निमोनिया की बीमारी जो है ये ट्रांसमिट भी हो सकती है। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होगी? बाय कफिंग एंड स्नीजिंग, खांसने से या जमाई लेने से। अब खांसने से या जमाई लेने से ये बीमारी कैसे ट्रांसमिट होती है कि कोई बंदा जो निमोनिया का शिकार है, उसको खांसी आ गई, उसने कफिंग की या उसने स्नीजिंग की, तो इस कफिंग और स्नीजिंग की वजह से जो जर्म्स होते हैं उसकी बॉडी में, बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, जो भी जर्म्स होते हैं वो चले जाते हैं हवा में, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और अगर उस एटमॉस्फेयर में या उस एयर से कोई सेहतमंद बंदा उसके करीब से सांस ले ले या इन्हेलेशन करे, तो ये जो जर्म्स वगैरह इस बीमार शख्स की बॉडी से कफिंग और स्नीजिंग के ज़रिए से एयर में गए हैं, ये दूसरे बंदे की बॉडी में चले जाएंगे और वो भी निमोनिया का बीमार हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है? बेड रेस्ट, आराम करना, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, एंटी वायरल वायरस के ख़िलाफ़, एंटी फंगल ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो फंजाई के ख़िलाफ़ काम करती हैं। और इसके अलावा कफिंग वगैरह से निजात देने के लिए कफ सिरप्स वगैरह भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पार्ट 2 में एम्फिसीमा और निमोनिया अपने अख्तिताम को पहुँचते हैं। अब अपने नेक्स्ट और इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर नंबर 14 अस्थमा और लंग कैंसर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।